हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन राजस्थान का भूस्वरूप और भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने अध्ययन किया कि राजस्थान की भूगर्भीय संरचना कैसी है और कौन से क्षेत्र की चट्टानें किस युग की है, किस प्रकार की है, कहाँ पाई जाती है। इन तमाम छोटे बिंदुओं के बारे में कल अपन ने अध्ययन किया है। आज राजस्थान का जो भूस्वरूप है, तो राजस्थान का भूस्वरूप देखते हैं। उसमें यदि अपन भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के भूस्वरूप में लगभग 61.11% जो हिस्सा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। इस मरुस्थलीय प्रदेश का विकास कैसे हुआ है, अरावली पर्वतमाला का विकास कैसे हुआ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विकास कब हुआ, हाड़ौती प्रदेश का विकास कब हुआ, इसका संबंध कौन से भाग से है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि ये जो पृथ्वी के विस्थापन से संबंधित, महाद्वीप के विस्थापन से संबंधित एक सिद्धांत आया था 1912 में, और सिद्धांत देने वाला जर्मन का एक जलवायु वैज्ञानिक था। वो यानी कि उन्होंने जलवायु वैज्ञानिक वैगनर ने ये बताया था कि ये संपूर्ण पृथ्वी है वो एक दृढ़ बड़ा भूखंड थी जिसका नाम पैंजिया दिया। उसके चारों ओर एक विशाल महासागर था, उसका नाम पैंथालासा दिया। इस दृढ़ भूखंड पैंजिया के बीच में एक हल्की सी दरार थी और उस दरार में पानी भरने के कारण वहाँ एक सागर का निर्माण हुआ। उस सागर का नाम था तैतीस सागर। धीरे धीरे ये यानी पैंजिया 2 टुकड़ों में बंट गया। एक उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच की जो दरार थी वो धीरे धीरे बढ़ती हुई यानी तैतीस सागर कहलाई। तो राजस्थान है वो यानी कि यदि गोंडवाना लैंड और तैतीस महासागर का भाग है, और इसमें से राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय जो भाग है ये तैतीस सागर का हिस्सा है, और इसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग है वो भी तैतीस सागर का अवशेष है। बाकी जो अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती का पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्व का पठार ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले गोंडवाना लैंड का भाग है यानी अरावली पर्वतमाला, इसका निर्माण हुआ। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कल अपन ने पढ़ा था प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है। उसके बाद में ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका विकास हुआ। उससे पहले हाड़ौती के पठार और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ, और फिर पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार से निकलने वाली नदियाँ धीरे धीरे यानी निक्षेपण के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ जिसको अपन पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका विकास कैसे हुआ है। आपके सामने 4 मैप दिखाए गए हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि पर्मो कार्बोनिफेरस युग में पश्चिमी राजस्थान पर एक विस्तृत समुद्र था, यानी जुरेशिक काल के अंदर पर्मो कार्बोनिफेरस यानी युग में जुरेशिक काल था। उस जुरेशिक काल में ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में संपूर्ण क्षेत्र है वो ये समुद्र था या समुद्र के नीचे दबा हुआ भाग था। इसके किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाण था, तो कुछ यानी समुद्र था तो कुछ प्रमाण भी मिले हैं। उस प्रमाण में इन प्रमाणों में ये जो खारे पानी की झीलें हैं
जैसे लोणकंसन झील है या पचपदरा झील है, ये खारे पानी की झील है। ये एक समुद्र भाग के अवशेष कहलाते हैं। दूसरे यहाँ पर जैसलमेर में जो जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्म का मेल भी समुद्र तल में मिलने वाले जीवाश्म से मिलते हैं। तो इन प्रमाणों के, दो प्रमाणों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जुरेशिक युग के अंदर पश्चिमी राजस्थान है वो एक समुद्री भाग से घिरा था। जुरेशिक युग के बाद जब क्रिटेशियस युग आता है, तो क्रिटेशियस युग के अंदर ये देखो, क्रिटेशियस युग में ये भाग पूरा रूप से समुद्र के अंदर घिरा हुआ था, या पानी था, जल था, और पश्चिमी यानी ये जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर का कुछ भाग यहाँ तक यानी समुद्र विस्तृत था। उसके बाद के अंदर यूशिन काल के अंदर ये समुद्र है वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हुआ है। जुरेशिक में यहाँ तक था, उसके बाद में क्रिटेशियस ने ये समुद्र है वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकना शुरू किया। इसके बाद में यूशिन काल में ये और दक्षिण पश्चिम में और धीरे धीरे खिसकने लगा, और इसके बाद में मायोशिन काल के अंदर और यहाँ से ऊपर से उत्तर और ये उत्तर और पश्चिम का भाग है, ये समुद्री जल है वो खिसकते खिसकते दक्षिण की ओर खिसकने लगा। और प्लायोशिन काल के अंदर लगभग पूर्ण रूप से यहाँ से सागरीय भाग था उसका खिसका दक्षिणी ओर हो गया, और सागरीय भाग या समुद्रीय जल का दक्षिणी पश्चिमी ओर खिसकाव होने की वजह से ये पीछे जो यानी महीन रेत या समुद्र का तल था, वो कालांतर में जलवायु कारकों की वजह से और मानव के क्रियाकलाप की वजह से पश्चिमी हवाओं ने यानी बालू का टीले के रूप में परिवर्तन कर दिया, और एक मरुस्थलीय भाग का विकास हुआ, मरुस्थलीय भाग का उद्भव हुआ, जिसको अपन थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल है ये लगभग 62% भाग है वो भारत के अंदर स्थित है, और 38% भाग पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इसमें 62% भाग के अंदर सर्वाधिक मरुस्थलीय भाग है वो राजस्थान के पास, राजस्थान में स्थित है, यानी लगभग 58% कुल भूस्वरूप का 58% भाग है वो मरुस्थलीय भाग, थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के अंदर पड़ता है। और इनमें कुछ भाग यानी गुजरात में भी है और पंजाब में भी है। तो पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 राज्यों के अंदर थार का मरुस्थल स्थित है। इसमें सर्वाधिक लगभग 58% राजस्थान में स्थित है। अब अपन इस थार के मरुस्थल या राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मैंने कहा राजस्थान की कुल भूस्वरूप का तो 58 है, लेकिन कुल क्षेत्रफल का ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कुल क्षेत्रफल का ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली के पश्चिमी भाग है, इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। ये कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, 61.11% है। यह अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको 2 भागों में अपन डिवाइड किया है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांटने वाली समरेखा है वो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, और मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली अन्य भागों को बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो 50 सेमी है। तो 50 सेमी यहाँ से गुजरती है। अरावली के काले के अंदर अर्धशुष्क है और इधर का भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अब दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश है अरावली पर्वतमाला, जो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का यह विकास हुआ था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वो यानी कि उद्भव है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर यानी कि इसका विकास हुआ था। अरावली पर्वतमाला है वो टोटल यानी कि कुल क्षेत्रफल का, ये अरावली पर्वतमाला कुल क्षेत्रफल का 9% है।
9%। इसमें जनसंख्या कितनी रहती है? जनसंख्या, तो यहाँ जनसंख्या लगभग 39% रहती है, 39% जनसंख्या रहती है। और यहाँ पे 10% जनसंख्या रहती है, 10% जनसंख्या रहती है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके पूर्व के अंदर जो ये भाग है पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान है वो यानी 33 महासागर का भाग है। और ये यहाँ से निकलने वाली तमाम नदियों के द्वारा निक्षेपण से इस समतल मैदान का निर्माण हुआ है। यह भारत में उत्तरी विशाल मैदान है, उसका ही ये भाग कहलाता है। ये टोटल यानी पूर्वी मैदानी जो भाग है टोटल का ये लगभग 23% है क्षेत्रफल के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर यानी 23% है पूर्वी मैदानी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग में लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो टोटल क्षेत्रफल का 23% है, यहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ 40% जनसंख्या है। ये जनसंख्या है वो जनसंख्या 40% है। क्षेत्रफल 39% है और जनसंख्या 10% है, क्षेत्रफल है 9% है। इसी प्रकार हाड़ौती का पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये भारत के मालवा प्रदेश है, मालवा प्रदेश का एक भाग है। और मालवा प्रदेश का ही यानी कि ये अवशेष कहलाता है। मालवा प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग कहलाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो भारत का एक भौतिक प्रदेश है उसका भाग है वो हाड़ौती का पठार है, जहाँ पे इसको उसी के अंदर मालवा का पठार है वो भी इसी का भाग कहलाता है। इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। ये गोंडवाना लैंड का भाग कहलाता है, यानी गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। और इसमें टोटल जनसंख्या में ये तो कुल जनसंख्या है, इसमें 6 जनसंख्या है वो 6.89 क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 6.89 है। और जनसंख्या 11%, जनसंख्या 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये 4 भौतिक प्रदेश है। अब अपन पढ़ेंगे इन चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके उपभाग और कौन कौन से हैं, इन तमाम छोटे यानी कि एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो अपन आते हैं कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था 1967 और 68 में, वो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया था। और राजस्थान को उच्चावशों के आधार पर इन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र जो शुष्क और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जहाँ विस्तृत क्षेत्र में बालू का स्तूप का विस्तार है, तो कहीं बंजर चट्टानें अपरदित यानी कि शैलों की उपस्थिति है। संपूर्ण क्षेत्र न केवल राज्य का अपितु भारत का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। इसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वायु क्रिया का प्रभुत्व है तथा पारिस्थितिकी दृष्टि से ये मरु प्रदेशीय है। ये एक वृत्त रेतीला मैदान है जिसका संपूर्ण यानी कि विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किमी है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी।
1,75,000 वर्ग किमी के रूप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फैला हुआ है, जिसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी कि ये मरुस्थल है वो लगभग राजस्थान के कुल 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले सम्मिलित है। यद्यपि मानवीय प्रभाव और सिंचाई के विस्तार से कुछ क्षेत्रों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के मरुस्थल परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मूलतः संपूर्ण प्रदेश का भौतिक आज भी स्वरूप मरुस्थलीय कहलाता है। तो पश्चिमी मरुस्थल की ये जो सामान्य बातें थी। अब ये टोटल राजस्थान के 12 जिलों के अंदर विस्तृत है। इसको अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक शुष्क मरुस्थल है और एक अशुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको 25 सेमी समवर्षा के द्वारा विभाजित किया गया है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अशुष्क मरुस्थल को कौन सी समवर्षा रेखा विभाजित करती है, तो 25 सेमी समवर्षा रेखा इसको विभाजित करती है। और संपूर्ण यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अन्य प्रदेशों से 50 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा विभाजित होता है। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश या पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार जो अन्य भौतिक प्रदेश है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से 50 सेमी समवर्षा के द्वारा विभाजित होता है। अब शुष्क मरुस्थल को वापस अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यानी जो पश्चिम का भाग है शुष्क मरुस्थल है, उसमें बिल्कुल सीमावर्ती जो बॉर्डर का एरिया है पाकिस्तान के कच्छ से लेकर के श्रीगंगानगर तक, यानी बॉर्डर के पास का जो एरिया है उसको अपन महान मरुस्थल कह सकते हैं। उसको महान मरुस्थल कह सकते हैं, जो भारत पाक के सहारे बालू का स्तूपों से आच्छादित प्रदेश कहलाता है। दूसरा जो बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी प्रदेश है, यानी इस महान मरुस्थल के पूर्व के अंदर एक चट्टानी प्रदेश स्थित है जो बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में है। इसके बाद में लघु मरुस्थल है जो चट्टान के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से लेकर बीकानेर तक विस्तृत है, उसको अपन लघु मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन कहें कि बिल्कुल पाकिस्तान के सारे है जो बालू का स्तूपों से युक्त है, उसको अपन महान मरुस्थल कह सकते हैं। उसके पूर्व के अंदर एक चट्टानी प्रदेश है और जो बिल्कुल बालू का स्तूप मुक्त है, और इसके बाद में लघु मरुस्थल कहलाता है जो कच्छ की खाड़ी से लेकर बीकानेर तक विस्तृत है। अब इसके बाद में दूसरा इसका भाग है पश्चिमी मरुस्थल का अर्धशुष्क मरुस्थल। ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसमें लोनी बेसिन और शेखावटी को सम्मिलित करता है, और इस अर्धशुष्क मरुस्थल को अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है घग्गर का मैदान, दूसरा आंतापरवा क्षेत्र या इसको शेखावटी प्रदेश कहते हैं, और तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है लोनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश भी इसको कहते हैं। लोनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, जो यानी पाली और जालोर में ज़्यादातर पड़ता है। तो इस प्रकार अशुष्क प्रदेश में इन 4 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। अब जो प्रमाण मिले हैं उसमें यानी कि यहाँ पश्चिमी मरुस्थल का जो विस्तार है, यहाँ पहले ही समुद्र का विस्तार था। इसके प्रमाण कार्बोनिफेरस युग में मिले हैं जो अपन ने अध्ययन किया है। लेकिन मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, ये धीरे धीरे मरुस्थलीकरण क्यों होता गया या इसका विस्तार क्यों हुआ, उसके लिए मानवीय क्रिया और अनियंत्रित पशुचारण जिम्मेदार माना जाता है।
संपूर्ण ये प्रदेश बालुका के अथाह सागर है। मरुस्थलीय बालुका प्रमुख स्रोत वायु का अपक्षरण क्रिया से उद्भव रेत के कण, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, विशेषकर कच्छ के रण से वायु के साथ प्रवाह यानी कच्छ के रण से वायु के साथ प्रवाह या प्राचीन काल से नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई चीका मिट्टी या कंकड़ भी इस मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में दूर दूर तक बालू के रेत का विस्तार है, किंतु कई स्थानों पर जैसे जैसलमेर और बीकानेर नगरों में चतुर्दिक चूना पत्थर, बालू पत्थर के प्रकटीकरण ने बालू स्तूपों की एक रूपता को भंग किया है और शैल दर्शन में क्रीट, कॉन्ग्लोमेरेट, बालू का पत्थर, नीच, शिस्ट, ग्रेनाइट आदि शैलें प्रमुख स्थानों पर यानी मिलती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक चट्टानी मरुस्थल है, उसमें इस प्रकार की चट्टानें मिलती है। इसके अलावा ये चट्टानी बालू का स्तूप धरातल में विकसित हुई है। बाड़मेर और पश्चिमी जालोर, जैसलमेर में अपरदन क्रिया के उद्भव भूस्वरूप देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में वायु एक शक्तिशाली कारक है जिसकी गति कभी कभी 70 किमी प्रति घंटा भी हो जाती है। तो यहाँ जितने भी बालू का स्तूप बने हैं उसका मुख्य कारण क्या है? वायु के द्वारा अपरदन। यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तेज़ हवाएं चलती है, पश्चिमी यानी हवाएं चलती है जो गर्मियों के अंदर ये आंधियाँ कहलाती है। तो आंधियाँ यानी कि है वो गर्मियों के दिनों में लंबे समय तक चला करती है। इसी कारण भी मरुस्थलीय कारण का विस्तार हो रहा है। और बालू का स्तूप है, विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप है, उसके भी प्रकृति के अंदर बदलाव होता रहता है। वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। अब अपन मरुस्थल के विभिन्न भागों के बालू का स्तूप का जो विस्तार है, उसके आकार, स्वरूप, वायु की दिशा, वनस्पति की उपस्थिति के आधार पर इसको अलग अलग यानी कि बालू का स्तूपों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला बालू का स्तूप है रेखीय, ये पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, और दूसरा बालू का स्तूप है बरखान या उसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, शब्र काफिज बालू का स्तूप। ये बहुत सारे प्रकार के पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है, इसकी यानी कि जो आकृति, प्रकृति, भूस्वरूप है, वायु की दिशा है, आकार कैसा है, इसके बारे में अपन चर्चा कल की क्लास में करेंगे।